हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सेकंड डे की रिवीजन सीरीज में मनी एंड बैंकिंग चैप्टर शुरू किया गया था। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कमर्शियल बैंक्स एंड फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक्स। इससे पहले सेकंड डे की ही 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं मनी और बैंकिंग चैप्टर में से ही। अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप उनको जाकर देख सकते हो। इन दोनों ही क्वेश्चंस में से ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपने सेंट्रल बैंक एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक्स को देनी है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली सिलेबस में भी मेंशन किया गया है और ज़्यादातर चांसेस हैं उसी के आने के। सो सबसे पहले हम कमर्शियल बैंक और उनके फंक्शंस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कमर्शियल बैंक ये वो बैंक्स हैं जहां पर आप डेली विजिट करते हो। कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स हैं जो एक नॉर्मल पब्लिक के लिए ओपन किए जाते हैं, उनके डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने के लिए और जनरल पब्लिक को लोन एडवांस करने के लिए। कमर्शियल बैंक्स किसी भी कंट्री के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो बैंकिंग सिस्टम को परफॉर्म करते हैं, पूरी इकोनॉमी में मनी जो है वो जनरेट करते हैं, सप्लाई करते हैं, मनी को क्रिएट करते हैं। सो कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो एक तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो पब्लिक की डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं और अगर किसी को ज़रूरत होती है तो वो उनको लोन्स भी एडवांस करते हैं। सो अगर इसके मीनिंग को डिफाइन करना हो तो हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कमर्शियल बैंक्स आर दोज बैंक्स, या फिर लिख सकते हैं कमर्शियल बैंक्स आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड ऑफर देम लोन्स फॉर द पर्पस ऑफ देयर कंजम्पशंस और इन्वेस्टमेंट। मतलब कमर्शियल बैंक्स एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं और जो डिपॉजिट्स उनके पास आते हैं उनको ही यूज करते हुए कमर्शियल बैंक्स दूसरे पर्सन्स को जिनको रिक्वायरमेंट होती है उनको क्या करते हैं, लोन ऑफर्स करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस को बेसिकली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है प्राइमरी, सेकंड हमारे पास आता है सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं बैंक के जो बेसिकली हर एक कमर्शियल बैंक परफॉर्म करता ही है, और सेकेंडरी फंक्शंस वो होते हैं जो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उन्होंने परफॉर्म करने हैं कि नहीं, वो ऑफर करते हैं कि नहीं। प्राइमरी फंक्शंस जैसे एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स, जो भी कमर्शियल बैंक्स होंगे, जितने भी बैंक्स होंगे, वो सभी जनरल पब्लिक के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते क्योंकि उनका मेन मकसद ही यही है, उनका मेन फंक्शन ही यही है। इसके अलावा डिपॉजिट्स जो उनके पास आते हैं वो उनको यूज करते हैं किसके लिए, फॉर एडवांसिंग द लोन। सो ये 2 बेसिक फंक्शंस हैं जो हर एक कमर्शियल बैंक को परफॉर्म करने ही होते हैं, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग द लोन्स। जो डिपॉजिट्स उनके पास आते हैं वो उनके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, ये आपको पता होगा। जनरली जो इंटरेस्ट रेट है वो लाई करता है 3.5% से 5.5% तक। जो आपकी सेविंग्स अकाउंट होते हैं उसके ऊपर आपको 3.5% से 5.5% इंटरेस्ट रेट मिलता है, और बैंक जो लोन एडवांसेस करता है उसके ऊपर बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, जो कि 8% से लेके हाई रहता है 15% तक। तो जो गैप होता है वो बैंक का क्या हो जाता है, प्रॉफिट। आपने जो डिपॉजिट्स करवाए उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 3.5%, और बैंक ने आपके ही डिपॉजिट्स को आगे लेंड कर दिया हुआ है, किसी को दे दिया हुआ है एज अ लोन, और उसके ऊपर वो कितना चार्ज कर रहा है, 8%। सो डिफरेंस है वो उनका प्रॉफिट है। प्राइमरी फंक्शन के अलावा कुछ बैंक्स होते हैं जो सेकेंडरी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सेकेंडरी फंक्शंस में कौन से फंक्शंस आ जाते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स या फिर डिमांड ड्राफ्ट्स, चेक्स। सो ये फंक्शंस भी मैक्सिमम बैंक्स आपको प्रोवाइड करते ही हैं, डिमांड ड्राफ्ट एंड चेक फंक्शंस। इसके अलावा एटीएम फंक्शंस, लोकर फैसिलिटी, एजेंसी फंक्शंस, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो हर एक बैंक परफॉर्म नहीं करता लेकिन मैक्सिमम बैंक्स परफॉर्म करते ही हैं, जैसे कि लोकर फैसिलिटी। कुछ कस्टमर्स को लोकर की फैसिलिटी चाहिए होती है, सो ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कुछ बैंक, हर एक बैंक नहीं प्रोवाइड करते। सो इसीलिए फंक्शंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी वो फंक्शंस जो हर एक बैंक परफॉर्म करता है, और सेकेंडरी वो फंक्शंस जो कोई बैंक परफॉर्म करते हैं और कोई बैंक परफॉर्म नहीं करते। सो कमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देते हुए नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेंट्रल बैंक एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सबसे पहले सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक वो बैंक होता है जो कि एपेक्स बॉडी कहलाता है हर एक बैंक के लिए। मतलब जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं
वो किसके अंडर वर्क करते हैं? एक सेंट्रल बैंक के। जैसे कि इंडिया का अपना सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे ही हर एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है जो कि बाकी सारी बैंकिंग फैसिलिटी देखता है, उनको रेगुलेट करता है, उनके वर्क को रेगुलेट करता है और उनको कंट्रोल करता है। सो जितने भी कमर्शियल बैंक्स इंडिया में एट प्रेजेंट हैं वो सभी के सभी आरबीआई के द्वारा ही वर्क करते हैं, उन्हीं के अंडर रजिस्टर्ड हैं और उसके अंडर और उसके कंट्रोल में ही वर्क करते हैं। सो सेंट्रल बैंक होना हर एक कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन जो बैंकिंग सिस्टम है इंडिया का, जो कि आरबीआई रन करता है, उसके लिए सेंट्रल बैंक इंपॉर्टेंट है। सो सेंट्रल बैंक को अगर डिफाइन करना हो तो हमें सिंपल कहना होगा कि सेंट्रल बैंक एक अपेक्स बॉडी होती है या फिर अपेक्स बैंक है। अपेक्स बैंक का मतलब होता है हेड बैंक। ये बैंकर्स बैंक है। जो भी बैंक इंडिया में परफॉर्म कर रहे हैं उन सब के ऊपर भी एक बैंक है जिसको हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं। और सेंट्रल बैंक ही एक ऐसा बैंक होता है जिसके पास अथॉरिटी होती है नोट इशू करने की। करेंसी जो प्रिंट करता है वो एक सेंट्रल बैंक ही करता है। जैसे इंडिया के जितनी भी नोट्स है वो कौन प्रिंट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो हम इतना कह सकते हैं कि सेंट्रल बैंक एक हेड बैंक होता है जिसके पास सारी अथॉरिटीज होती हैं पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने की। अब फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक अगर देखा जाए तो सेंट्रल बैंक हर एक कंट्री के अपने होते हैं और हर एक कंट्री के सेंट्रल बैंक के अपने अपने फंक्शंस होते हैं। लेकिन कुछ मेजर फंक्शंस ऐसे होते हैं जो हर एक बैंक परफॉर्म करता है, जैसे कि ऑपरेट्स टू कंट्रोल इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक क्यों ऑपरेट किया जाता है? ताकि पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल किया जा सके। कंट्रोल दी इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो भी इन्फ्लेशंस डिफ्लेशंस आते हैं, जो भी डिप्रेशंस आते हैं, वो सब इसको रेगुलेट करने होते हैं। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ मनी। मनी की सप्लाई जो है वो भी एक सेंट्रल बैंक ही करता है, क्योंकि करेंसी को इशू करने की अथॉरिटी किसके पास होती है? सेंट्रल बैंक के पास। इसलिए जितने भी सेंट्रल बैंक है पूरी वर्ल्ड में, वो सारे जितनी भी अपनी करेंसी इशू करते हैं वो खुद ही करते हैं, किसी और को अथॉरिटी नहीं दी जाती इसके रिगार्डिंग। इसके अलावा हमें यहां पर डिस्कस करने हैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई, क्योंकि इंडिया में हम रह रहे हैं, इंडिया में सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो बेसिकली हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस के बारे में ही पूछा गया है। ये कॉमन दो फंक्शंस हैं जो हर एक कंट्री का अपेक्स बैंक यानी सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है। सो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, इशूइंग ऑफ नोट्स। सो ये आप सबको भी पता है कि जितने भी नोट्स इशू किए जाते हैं वो रिजर्व बैंक के अंडर ही इशू किए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ किसको अथॉरिटी दी गई है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। सो ये उसका पहला फंक्शन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेपर्स, नोट्स, करेंसीज इशू करेगा, सप्लाई करेगा मार्केट में। सेकेंड फंक्शन हमारे पास है बैंकर टू द गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों के लिए तो बैंक है ही, लेकिन वो गवर्नमेंट के लिए भी बैंक है। गवर्नमेंट के जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स आते हैं, जितने भी टैक्स रिसिप्ट्स आते हैं, वो सारे कहाँ डिपॉजिट किए जाते हैं? आरबीआई में। और अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है अमाउंट्स की, मनी की, तो वो किससे लोन लेती है? आरबीआई से। सो हम ये कह सकते हैं सेंट्रल बैंक इज एन एजेंट, बैंक एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए वो बैंक है, क्योंकि गवर्नमेंट के जितने भी डिपॉजिट्स आते हैं वो वहीं पर होते हैं। बैंक जितनी भी अमाउंट्स रिसीव करता है पब्लिक से टैक्स के रूप में, वो सारी की सारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ही जाती हैं। इसके अलावा वो एजेंट है गवर्नमेंट के लिए। कैसे? क्योंकि जितने भी एजेंसी फंक्शंस होते हैं वो सारे कौन परफॉर्म करता है? आरबीआई। सो हम ये कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के लिए एजेंट भी है, क्योंकि जितनी भी सिक्योरिटीज मार्केट से बाय करनी होती हैं या फिर सेल करनी होती हैं वो किसके कहने पर की जाती है? गवर्नमेंट के कहने पर। और करता कौन है? आरबीआई। सो इसका मतलब जो आरबीआई है वो एजेंट है गवर्नमेंट का। लास्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि आरबीआई जो है वो एडवाइस भी देता है गवर्नमेंट को कि कैसे वर्क किया जा सके, कैसी पॉलिसीज, कैसे रेगुलेशंस की जा सके। सो बैंकर्स टू द गवर्नमेंट में आपको 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। फर्स्ट, बैंकर मतलब आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के लिए एक बैंकर है। सेकंड,
एजेंट। जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट का एजेंट भी है, और लास्ट में एडवाइजर। नेक्स्ट हमारे पास आता है बैंकर्स बैंक। अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि सेंट्रल बैंक जो होते हैं वो अपेक्स बैंक होते हैं, मतलब ये ऐसे बैंक होते हैं जो सभी बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। इनको हम हेड बैंक कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी बैंकिंग सिस्टम है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सारे बैंक आरबीआई ही इशू करता है बैंक्स के लिए। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो जनरल पब्लिक के लिए कमर्शियल बैंक्स उनके बैंक्स हैं, लेकिन जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके लिए बैंक का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? सेंट्रल बैंक, आरबीआई। सो ये सिंपल रूल है। जो एक कस्टमर है वो अपने डिपॉजिट्स कहाँ पर करवाता है? कमर्शियल बैंक्स में। और जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो अपना डिपॉजिट्स कहाँ पर करवाते हैं? आरबीआई के पास, चाहे वो कैश रिजर्व रेशो हो, चाहे वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आरबीआई परफॉर्म करता है बैंक्स के लिए। अब कई बार क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं उनके पास फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से उनके पास अमाउंट नहीं होती। उनके पास जो कस्टमर्स आते हैं वो उनको जो विड्रॉ है, उनके डिपॉजिट्स नहीं करवा के दे पाते। तो उस केस में कमर्शियल बैंक्स को कहीं ना कहीं से तो फाइनेंस का अरेंजमेंट करना होता है। लेकिन अगर कहीं से भी फाइनेंशियल अरेंजमेंट ना हो पाए तो उस केस में जो कमर्शियल बैंक है वो किसके पास जा सकता है? आरबीआई के पास। इसीलिए हम कहते हैं कि आरबीआई इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। लास्ट में अगर कहीं पर भी फाइनेंशियल अरेंजमेंट नहीं हो पाता कमर्शियल बैंक का, तो वो लास्ट में किसके पास जा सकता है? आरबीआई के पास, क्योंकि आरबीआई में कमर्शियल बैंक्स ने अपना कुछ रिजर्व रखा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसका मतलब है कि जो आरबीआई है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो अपने पास फॉरेन एक्सचेंज एज अ रिजर्व मेंटेन करके रखता है। मतलब जितनी भी फॉरेन करेंसी है उन सब का एक्सचेंज अगर आप करवाना चाहो तो आरबीआई के थ्रू हो सकता है, क्योंकि उसके पास सभी करेंसी के, सभी कंट्री की करेंसीज का एक्सचेंज रखा होता है। ना सिर्फ वो अपने पास रिजर्व रखता है, बल्कि वो मार्केट में जो स्टेबिलिटी है उसको भी मेंटेन रखता है। जो एक्सचेंज रेट है वो ज़्यादा हाई ना हो जाए या फिर ज़्यादा डिक्रीज ना हो जाए, उसको भी वो कंट्रोल करता है। सो जितने भी फॉरेन करेंसीज हैं उनका एक्सचेंज, उनका रिजर्व आरबीआई को मेंटेन करके रखना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरबीआई का। आरबीआई के थ्रू जितने भी चेक्स होते हैं वो सारे क्लियर किए जाते हैं। अगर आपका सपोज कोई एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट है और आपको जो चेक मिला है किसी दूसरे बैंक अकाउंट का मिला है, तो उस केस में आप अपने बैंक अकाउंट में चेक डिपॉजिट करवाओगे, लेकिन वो क्लियर कहां से होके आएगा? आरबीआई के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी दो पर्सन्स हैं। ए पर्सन का जो बैंक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, बी पर्सन का बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। तो इस केस में ए ने अगर बी को पेमेंट करनी है तो वो कौन सा चेक पे करेगा? अपने बैंक ऑफ इंडिया का। लेकिन बी का बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया। तो बी इस चेक को अपने बैंक ऑफ इंडिया में ही डिपॉजिट करवाएगा, जिसको क्लियर कौन करेगा? आरबीआई, क्योंकि आरबीआई के पास बैंक ऑफ बड़ौदा का रिजर्व पड़ा हुआ है। इस रिजर्व में से जितनी अमाउंट क्लेम की जा रही है वो सारी क्लियर करके कहां पर दे दी जाएगी? बैंक ऑफ इंडिया में। सो एक तरह से क्लियरिंग हाउस है, क्योंकि जितने भी बैंक्स इंडिया में एट प्रेजेंट अवेलेबल है उन सब का रिजर्व कहां पर होता है? आरबीआई के पास। अगर डिफरेंट चेक का कोई अकाउंट आ जाता है तो उस केस में आरबीआई जो क्लियरिंग हाउस फंक्शन परफॉर्म करता है चेक्स को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्रेडिट कंट्रोल। सो ये इंपॉर्टेंट पूरी की पूरी इसके ऊपर मेथड की सीरीज प्रीवियस मतलब वीडियो एक्सप्लेन कर दी गई है। अगर वो नहीं देखी है तो आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।
क्रेडिट कंट्रोल एक पर्टिकुलर टेक्निक है जिसको यूज करके मार्केट में जो सप्लाई ऑफ क्रेडिट है, जो सप्लाई ऑफ मनी है, उसको कंट्रोल किया जाता है। ये भी आरबीआई ही करता है। आरबीआई के पास बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनको यूज करके वो मनी की सप्लाई को रोक सकता है या फिर इंक्रीज कर सकता है। बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनको प्रीवियस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। प्लीज़ हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि कुछ बेनिफिट आपको और कुछ बेनिफिट मेरे को भी हो जाए। इस रिवीजन सीरीज़ के जो आंसर्स है वो नीचे प्रोवाइड किए गए हैं। ये सीरीज़ अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब मनी एंड बैंकिंग कंप्लीट हो गई है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उनको जाकर प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो जोली कोचिंग इंस्टाग्राम आईडी पर हमें फॉलो कीजिए और हमसे पूछ सकते हैं।